बर्लिन के सबसे बड़े ज्वेलरी स्टोर में 6 करोड़ की चोरी होती है। चोरों का पूरा कारनामा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है। केस अदालत में पहुंचता है। अदालत में मौजूद हर किसी को पता होता है कि मुल्जिम उनके सामने है, फिर भी उन्हें बरी कर दिया जाता है। क्यों? एक 14 साल के बच्चे का अपहरण होता है। फोन किया जाता है, लेटर भेजा जाता है, पैसे मांगे जाते हैं, मगर यह अपहरण कभी भी पैसे के लिए नहीं था। तो फिर यह अपहरण किया क्यों गया था? 18 और 19 साल के दो बच्चों ने ऐसा क्राइम किया जिसे क्राइम ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया। चोरी की एक ऐसी कहानी जिस पर दुनिया भर में फिल्में बन चुकी हैं। हॉलीवुड से बॉलीवुड तक सबने कुछ न कुछ कॉपी किया है इस केस से, जैसे मिशन इम्पॉसिबल का यह सीन। सस्पेंस की एक ऐसी लड़ी जो टूटने का नाम ही नहीं लेती। जैसे जैसे सबूत मिलते जाते हैं, केस उतना ही उलझता जाता है। 25 जनवरी 2009 की सुबह 9 बजे 3 चोरों ने बर्लिन के सबसे बड़े लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर में से एक काफहाउस देस वेस्टेंस, जिसे कादेवी के नाम से भी जाना जाता है, में चुपके से घुसने की कोशिश की। पहले बरामदे और खिड़कियों की मदद से छत पर चढ़ते हैं, फिर रोशनदान तोड़कर दूसरी मंजिल से रस्सी के सहारे स्टोर में नीचे उतरते हैं। रस्सियों से नीचे उतरना उनके प्लान का हिस्सा था, ताकि एंट्री पॉइंट पर लगे मोशन डिटेक्टर डिवाइसेस की रेंज में आए बिना ही अंदर पहुंच सकें, वरना अलार्म बज जाता और पकड़े जाते। नीचे उतरने के बाद पूरे स्टोर में आराम से टहलते हुए एक एक शोकेस में छांट छांट कर सिर्फ महंगे गहने और घड़ियों को ही चुराते हैं, जिसकी कीमत $6.8 मिलियन बताई गई, करीबन 6 करोड़ रुपए। फिर उसी रस्सी के सहारे वापस भाग जाते हैं। चोरों का पूरा कारनामा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है। जब पुलिस इंक्वायरी करने आती है तो उन्हें कुछ खास सबूत नहीं मिलते सिवाय सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के, मगर वो भी किसी काम की नहीं थी, क्योंकि चोरों ने मास्क पहन रखा था। पुलिस को एक रबर का ग्लव्स भी मिलता है, उससे क्या ही सबूत मिल जाता। फिर भी उसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। पुलिस हाथ पैर मार रही थी, मगर उनके पास कोई सबूत नहीं थे। इससे पहले कि इसे परफेक्ट क्राइम का खिताब दिया जाता, पुलिस को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से एक बहुत बड़ी खबर मिलती है। ग्लव्स पर पसीने की कुछ बूंदें हैं, हम इससे चोर का डीएनए निकाल सकते हैं। पुलिस वालों ने राहत की सांस ली कि डीएनए रिपोर्ट आते ही क्रिमिनल डेटाबेस से मैच करा के केस सॉल्व कर देंगे। उन्हें क्या पता था कि असल मुसीबत तो डीएनए रिपोर्ट आने के बाद शुरू होने वाली है। डीएनए रिपोर्ट आई, डेटाबेस से मैच कराया गया। रिजल्ट देखकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? मैच एक नहीं 2 लोगों से हुआ था, हसन ओ और अब्बास ओ। किन्हीं 2 लोगों के डीएनए के मैच होने की प्रोबेबिलिटी ट्रिलियंस में से 1 है, जबकि पूरी दुनिया की आबादी सिर्फ 8 बिलियन है, यानी नामुमकिन है। मगर 2 जुड़वा भाइयों के डीएनए 100% तक मैच कर जाते हैं। डीएनए भले मैच कर जाएं, मगर फिंगरप्रिंट उनके भी अलग होते हैं। ये दोनों भी जुड़वा भाई थे, इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी थे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, पूछताछ करती है, केस कोर्ट में पहुंचता है, मगर इन्वेस्टिगेटर्स ये साबित नहीं कर पाते कि इन दोनों में से चोरी किसने की थी। उल्टा हसन के वकील ने इल्जाम लगाया कि ग्लव्स तो कोई भी प्लांट कर सकता है उसी स्टोर में। सबको पता था कि चोरी इन दोनों में से किसी एक ने की है, मगर किसने, पुख्ता सबूत ना होने की वजह से दोनों को बरी कर दिया जाता है। अगली कहानी एक मर्डर की है, जिसे द क्राइम ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया। 21 मई 1924 जेकब फ्रैंक, एक अमीर बिजनेसमैन, काम से घर लौटता है। बीबी फ्लोरा से बच्चों के बारे में पूछता है। फ्लोरा गुस्से में जवाब देती है, शाम के 6 बज चुके हैं और बॉबी अभी तक घर नहीं आया है। जेकब कहता है वह रिचर्ड के साथ टेनिस खेलने पड़ोस वाले अंकल के घर गया होगा, मैं जाकर देखता हूँ। जेकब को रिचर्ड्स के घर जाकर पता चलता है कि बॉबी आज नहीं आया था। इसी बीच फ्लोरा भी पड़ोसियों से पूछने के लिए बाहर चली जाती है। जेकब घर लौटता है तो फ्लोरा उसे बताती है कि जेकब के दोस्तों ने बताया कि जेकब शाम 5 बजे ही स्कूल से निकल गया था घर के लिए। बॉबी का स्कूल 5 मिनट की दूरी पर दूसरी ही गली में था। शिकागो इलिनॉइस में साउथ केनवुड एक सेफ एरिया था, यहाँ अक्सर बहुत ही अमीर लोग रहते थे। जेकब अपने एक दोस्त के साथ स्कूल जाकर चेक करता है कि कहीं स्कूल में तो नहीं रह गया। वापस आता है तो देखता है कि फ्लोरा अधमरी सी जमीन पर पड़ी है, उसके हाथ के पास ही फोन पड़ा है। जेकब उसे उठाता है। होश में आने के बाद फ्लोरा बताती है कि एक फोन आया था, कोई दूसरी तरफ से कह रहा था कि उसने बॉबी को किडनैप कर लिया है, अभी तक तो सेफ है, अगर पुलिस के पास गए तो कुछ भी बुरा हो सकता है, बाद में बताऊंगा कि क्या करना है। और फोन कट गया। यही सुनकर मैं बेहोश हो गई थी। उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें, पुलिस के पास जाएं या ना जाएं, क्योंकि किडनैपर्स ने धमकी दी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद रात के 2 बजे पुलिस स्टेशन जाते हैं।
पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इसे सीक्रेट रखें। हमें डर है कि किडनैपर्स कहीं बॉबी को नुकसान न पहुंचाएं। अगले दिन 22 मई 1924 को पुलिस सीक्रेटली इंक्वायरी शुरू कर देती है। उसी दिन मॉर्टन डी बेलार्ड एक रेंटल कार कंपनी को एक लग्जरी कार लौटाता है। ये वही कार थी जिससे किडनैपिंग की गई थी। मॉर्टन बाहर निकलता है और अपने दोस्त लुइस मेसन की कार में बैठकर चला जाता है, जो पहले से बाहर इंतजार कर रहा था। उसी दिन जेकब और फ्लोरा को किडनैपर्स का नोट मिलता है, जिसमें दोपहर तक $10,000 इंतजाम करने को कहा गया था। साथ में यह भी लिखा था कि नोट पुराने होने चाहिए, $2,000 20 के नोटों में और $8,000 50 के नोटों की शक्ल में होने चाहिए। जेकब फटाफट पैसों का इंतजाम करता है, मगर इससे पहले कि वो पैसे किडनैपर्स को देता, पुलिस जो सीक्रेटली इंक्वायरी कर रहे थे उनको कुछ ऐसा मिलता है कि पैसे देने की नौबत ही नहीं आती। पुलिस जब मार्टिन डी बेलार्ड और लुइस मॉर्टन को पूछताछ के लिए ले आई तो सारी कड़ियां जुड़ना शुरू हो गईं। बॉबी फ्रैंक के साथ क्या हुआ था, यह रहा इस चौंका देने वाली कहानी का पूरा सच। 7 मई 1924 बॉबी के गायब होने से 2 हफ्ते पहले मॉर्टन डी बेलार्ड शिकागो के एक होटल मैरिसन में कमरा नंबर 1031 बुक करता है। साथ में यह भी हिदायत देता है कि जो भी खत वगैरह आए उन्हें संभाल कर रखे। अगले कुछ दिनों तक मार्टिन आता है और रिसेप्शन से अपना मेल लेकर चला जाता है। ऐसा कई रोज होते देख होटल की एक नौकरानी मार्टिन का कमरा खोलकर चेक करती है। कमरा कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया था। बिस्तर वगैरह बिल्कुल जस के तस थे। कमरे में एक पड़े सूटकेस को खोलकर देखती है तो सूटकेस में कपड़े नहीं, सिर्फ चंद किताबें थी। उसके बाद से मार्टिन ने होटल आना बंद कर दिया, न बिल दिया, न ही कभी अपना सामान लेने वापस आया। मार्टिन ने शिकागो के एक बैंक में अकाउंट भी खुलवाया और एक रेंटल कंपनी से विलिस नाइट कार बुक की। इतनी महंगी कार बिना किसी रेफरेंस के नहीं बुक की जा सकती थी, तो अपने दोस्त लुइस मेसन का रेफरेंस देता है। 2 हफ्ते बाद 21 मई 1924 जिस दिन बॉबी गायब हुआ था, मार्टिन और लुइस विलिस नाइट कार में साउथ केनवुड में घूम रहे थे। बॉबी उन्हें अकेले जाता दिखा। लुइस बॉबी को जानता था और यह भी जानता था कि बॉबी टेनिस का एक अच्छा खिलाड़ी है। गाड़ी बॉबी के आगे रोक कर लुइस उससे घर तक छोड़ने को कहता है। बॉबी मना कर देता है। तब लुइस बॉबी से कहता है कि उसे एक टेनिस रैकेट के बारे में बात करनी है। गाड़ी में बैठ जाए तो बात भी हो जाएगी और घर भी छोड़ देंगे। बॉबी मान जाता है। गाड़ी बॉबी के घर की तरफ चल पड़ती है। बॉबी रैकेट के बारे में बात कर रहा होता है। पीछे बैठा लुइस जेब से एक छेनी निकालता है और बॉबी के सर पर हमला कर देता है। बॉबी चिल्लाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर लुइस पूरी ताकत से बॉबी के सर पर बार बार हमला करता जाता है। फिर पिछली सीट पर खींचकर उसका गला दबाते हुए उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता है। थोड़ी देर बाद बॉबी शांत पड़ जाता है। लुइस बॉबी को कालीन में लपेटता है जो वो पहले ही से लेकर आए थे और अगली सीट पर आकर बैठ जाता है। मार्टिन ड्राइव सीट पर आराम से बैठा सब कुछ देख रहा होता है, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दोनों बॉबी की बॉडी को लेकर शहर में गाड़ी में घूमते रहते हैं जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता। 8:30 बजे गाड़ी वुल्फ लेक की तरफ मोड़ ली जाती है, जहां बॉबी की बॉडी को गाड़ी से उतार कर रेल की पटरियों पर बने एक पुलिया में फेंक दिया जाता है। मार्टिन रबर के बूट पहनता है और उस नाले में उतरकर बॉबी की बॉडी को पाइप में ठूंस देता है। बॉबी के जूते, कपड़े और स्कूल बैग पहले ही अलग कर लिए गए थे। पहचान छिपाने के लिए उसके जिस्म पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया गया था। इसके बाद वो अपनी कार में वापस शिकागो के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक जगह रुककर मार्टिन बॉबी की मां फ्लोरा को फोन करता है और उसे बताता है कि उनके बेटे का अपहरण हो गया है, लेकिन वह जीवित है, हालांकि उसकी बॉडी को ठिकाने लगा चुके थे। और यह भी धमकी देता है कि पुलिस को फोन मत करना वरना कुछ भी बुरा हो सकता है। उसी रात मार्टिन और लुइस ने बॉबी के सारे कपड़े जला दिए और कार के अंदरूनी हिस्से को भी साफ कर दिया। 22 तारीख यानी उसी दिन जब पुलिस ने बॉबी के अपहरण की अपनी गुप्त जांच शुरू की, मार्टिन और लुइस ने जैकब और फ्लोरा को वह लेटर भेजा जिसमें बॉबी के सेफ वापसी के लिए $10,000 की मांग की गई थी, मगर पैसे मिलने से पहले ही बॉबी की लाश मिल गई। दरअसल इंडियाना के जंगलों में काम करने वालों को बॉबी की लाश मिली थी। अब उन्हें समझ आ चुका था कि पैसा नहीं मिलने वाला, तो गाड़ी वापस की और अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट गए जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। मगर बॉडी को ठिकाने लगाते समय मार्टिन का चश्मा वहीं गिर गया था। चश्मे की दुकान से चश्मे के मालिक का नाम पता चल गया। 31 मई को मार्टिन और लुइस दोनों ने पुलिस के सामने कबूल किया कि बॉबी की हत्या उन्होंने ही की है। लेकिन मार्टिन और लुइस ने जो किया था उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी
कि मार्डन और लुइस उनके असली नाम थे ही नहीं। ये दोनों उसी कॉलोनी में रहने वाले अमीर बाप की औलाद थे। होटल में रूम लेना, लेटर भेजना, यह सब कुछ एक फेक एड्रेस के लिए था। बैंक में अकाउंट खोलना और पैसे जमा करना गाड़ी रेंट पर लेने के लिए था और उसके बाद मर्डर करने के लिए था। मार्डन 19 साल का था, जिसका असली नाम नेथन लेपोल्ड था, जो कि एक कॉलेज का होनहार स्टूडेंट था। लुइस 18 साल का था, जिसका असली नाम रिचर्ड लोएब था, जो कि बॉबी का चचेरा भाई और दोस्त भी था। दोनों बहुत अमीर फैमिली से थे। दोनों ने कबूल किया कि यह मर्डर उन्होंने पैसे के लिए नहीं किया, बल्कि उनको लगता था कि वो औरों से ज्यादा इंटेलिजेंट है और यह साबित करना चाहते थे कि वो परफेक्ट क्राइम कर सकते हैं। उन्होंने यह क्राइम रोमांच के लिए किया था, न कि पैसे के लिए। एक ऐसा मकसद जिसने पूरे देश को झकझोर दिया।